हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी एन साइंस। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। जो कंसेप्ट्स हैं मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा और इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सो उसे चेकआउट करना ना भूलें आप, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर रखे हैं। कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर ज़रूर है, बट अगर हो सके तो मैं इसे पार्ट वाइज में डिस्कस करूंगा। लेक्चर 1 2 3 ऐसे करके हो सकता है। सो स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को। एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि इसमें ना ऑलरेडी हमें बता रखा है कि क्या हमें टॉपिक्स पढ़ने, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर है, इंसुलेटर्स को हम बैड कंडक्टर कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। तो एक ये हो गया, ये एक हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। एंड कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस, इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालते हैं हम सीरीज पैरेलल में। तो ये कुछ 4 टॉपिक्स हैं जिससे पूरा चैप्टर बन के रेडी होता है। हम डिस्कस करेंगे चारों टॉपिक्स को अच्छे से। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो इसमें मैं कोई डाउट नहीं कहूँगा कि आपको कोई डाउट होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट है हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में। वी डिपेंड ऑन इट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन आर डे टू डे लाइफ। तो रोज़ाना में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते ही हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड द इनकन्वीनियंस फेस ड्यू टू फेलियर ऑफ पावर सप्लाई, banks, banks, offices and private institutions make alternative arrangement with the help of generators। अगर जैसे हॉस्पिटल्स है, बैंक है, तो हॉस्पिटल्स में तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इम्पॉर्टेंट है, एसेंशियल है, क्योंकि पेशेंट्स की डेथ हो सकती है अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ। क्योंकि कुछ मशीन्स जो हैं जो पेशेंट को अलाइव रखते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पर ही वर्क करेंगे। तो वहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी कभी चली गई तो एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट होना चाहिए, एक स्टोरेज होना चाहिए जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर पाए जब इलेक्ट्रिसिटी चली गई हो। तो हम उसे कहते हैं जनरेटर्स। आपने सुना होगा वर्ड इन्वर्टर्स, काफ़ी बार हम होम्स में लगाते हैं। तो वो होम वाला एक इन्वर्टर होता है, एक अलग से इन्वर्टर होता है जनरेटर्स जिसे हम कहते हैं, जो ज़्यादा ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, जैसे हॉस्पिटल्स, बैंक एंड ऑफिसेज में। घर में हम छोटे मोटे यूजेस के लिए इन्वर्टर्स यूज़ करते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर रनिंग इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस। इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस का मतलब ये है कि जहाँ पे मेटल्स वगैरह, इंडस्ट्रीज में जहाँ पे मेटल्स को मेल्ट करते हैं, तो वहाँ पे एक फर्नेस होता है जिसमें उसे मेल्ट किया जाता है। तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ऑल। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये वर्क करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर ही। डोमेस्टिक अप्लायंसेस का मतलब है जो हम हमारे हाउसेस में जैसे मशीन्स होती हैं, जैसे फ्रिज हो गया, ओवन हो गया, मिक्सर हो गया, फैंस हो गए, वॉशिंग मशीन्स हो गए, वैक्यूम क्लीनर, रोटी मेकर। तो ये हमारी लाइफ को बहुत सिंपल बना देता है, टाइम सेव करता है और हमारी मेहनत भी बचा देता है ना, क्योंकि मशीन, वॉशिंग मशीन है वो कपड़े धो रहा है, रोटी मेकर है, फ्रिज है, ओवन है। तो ये सारी चीज़ें हमारा टाइम सेव कर रहे हैं और लेबर बदले में हम क्या कर रहे हैं, इनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं। ये जो जितने भी डिवाइसेस हैं ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल सकते हैं। अब जैसे सिंपल सी बात है, आप ये वीडियो, आप ये लेक्चर देख रहे हो अपने मोबाइल स्क्रीन पे। अगर आपकी बैटरी डेड हो जाती है तो आपको मोबाइल चार्ज करना है, तो मोबाइल चार्ज करने के लिए भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। तो इम्पोर्टेंस समझना चाहिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की कितनी ज़्यादा है हमारी लाइफ में डे टू डे। अब एक शॉकिंग बात आपको पता चलेगी कि ह्यूमंस तो यूज़ करते हैं, ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को, बट एनिमल्स भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एनिमल्स भी यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल दिया हुआ है, फिश यूज़ करती है। फिश का एक एग्जांपल है ईल। ईल करके एक फिश होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करती है अपने प्रे को, प्रे जिस जो उसका खाना बनेगा, और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी वो यूज़ करती है ईल, फिश। इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जिसने प्रॉपर टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी होगी। द लाइटनिंग दैट स्ट्राइक्स अर्थ। लाइटनिंग देखिए काफ़ी बार होती है, तो वे एक एक्सेलेंट एग्जांपल है नेचुरल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। नेचुरल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि वो अपने आप नेचुरली हो रहा है ना, ऑकरेंस। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि नेचुरली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग फूड फॉर थॉट कि व्हाट इफ वी कुड कलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये वाली इलेक्ट्रिसिटी को क्या हम स्टोर कर सकते हैं क्या? ये फ्री की इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसका आंसर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हार्ड है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है एंड अनप्रिडिक्टेबल, कभी भी आ जाएगा एंड हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है उससे सेफली स्टोर करने की, तो अभी के लिए वो भूल जाते हैं, कैंसिल आउट करते हैं प्लान को वो। अब यहाँ पर एक कैन यू रिकॉल का एक दिया हुआ है कि आपने एक वाटरफॉल देखा, विच वे डज द वाटर फ्लो, तो कहाँ वाटर फ्लो करता है पता है? नीचे से ऊपर होता है कि ऊपर से नीचे? ऊपर से नीचे होता है ना, यही होता है वाटरफॉल में। वाटर इन वाटरफॉल फ्लोज डाउनवर्ड, नीचे क्यों आता है? ग्रेविटी की वजह से, हायर प्लेस से लोअर प्लेस पे आता है। फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर इज रिलीज फ्रॉम अ डैम, तो जैसे कि हम डैम का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, हायर लेवल से लोअर लेवल वाटर जाता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट फॉल्स टू अ लोअर लेवल। thus as we know the direction of flow, जो वाटर का डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो डिपेंड करता है कि कौन से दो पॉइंट है, कि शॉर्ट डिस्टेंस पे दो पॉइंट है कि हाई डिस्टेंस पे, तो वाटर यहाँ से यहाँ फॉल करेगा ऐसे करके, हाई लेवल से लेकर लो लेवल पे। तो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। अब थोड़ा सा हम टॉपिक पे बढ़ जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी है, इक्विपमेंट्स जो हमें मटेरियल्स चाहिए, दो प्लास्टिक के बॉटल्स चाहिए, हमें एक रबर ट्यूब चाहिए, क्लम चाहिए और वाटर ऑब्वियसली उसमें फिल होना चाहिए। प्रोसीजर क्या है? सेटअप दिस एक्सपेरिमेंट, जैसे फिगर में शो हुआ है कि इसको थोड़ा सा हाइट पे रखा हुआ है। सपोज कर लेते हैं कि बॉटल नंबर 1 है और ये बॉटल नंबर 2 है, तो किसको एक पर्टिकुलर हाइट पे रखा है। एक क्लैंप जो ऐसे बंद करने के लिए हम लगाते हैं, वो क्लैंप लगाई हुई है यहाँ पे, और ये रबर की ट्यूब है, इन दोनों बॉटल्स को कनेक्ट की हुई है। नोट करना ऑब्जर्वेशंस को और हमें आंसर करना है क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन द क्लैंप इज रिमूव, तो अगर वो क्लैंप को आपने रिमूव कर दिया तो क्या होगा? व्हेन द क्लैंप इज रिमूव वाटर फ्लो करेगा हाई लेवल से लेकर लो लेवल पे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि क्या वाटर स्टॉप हो जाता है फ्लो करना? क्यों? ऑब्वियसली जैसे जैसे हाई लेवल से लो लेवल पे वाटर आ रहा है वो स्टॉप हो जाएगा जब दोनों बॉटल्स में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर हो जाएंगे। तो दिस हैपेंस व्हेन द लेवल ऑफ द वाटर बिकम्स इक्वल इन बोथ द बॉटल्स, देयर इज नो डिफरेंस इन द वाटर लेवल, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा अगर बॉटल लेवल में, ये एक बॉटल है ये एक और बॉटल है, तो अगर दोनों में सेम लेवल है तो किसी का भी जो वाटर है वो फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि हाई लेवल से लो पर ही फ्लो करता है नेचुरली। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट विल यू डू टू कीप द वाटर फ्लोइंग फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन? द डिफरेंस इन द वाटर लेवल हैज टू बी मेंटेन टिल दैट टाइम, द डिफरेंस मस्ट नेवर बी जीरो, तो एक हाई टू लो का एक डिफरेंस होना चाहिए, तभी वो वाटर फ्लो करते रहेगा, वरना ये विदाउट डिफरेंस ऐसा नहीं हो सकता। तो जो डिफरेंस है वो जीरो नहीं हो सकता। तो मैंने अभी ये 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए आंसर इसके, आगे डिस्कस करते हैं। जस्ट लाइक वाटर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स डिपेंड ऑन अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक लेवल एट दोज पॉइंट, तो जैसे ये वाटर फ्लो कर रहा था वैसे ही एक हाई लेवल से लो लेवल पे चार्जेस फ्लो करते हैं, और इस पर्टिकुलर हाई लेवल को हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब हाई लेवल, लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब लो लेवल, और हाई टू लो के बीच में चार्जेस ट्रैवल करते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस है तो इसलिए हम कहते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रिक लेवल है, और इलेक्ट्रिक लेवल का ही नाम हमने क्या रखा है? हाई लेवल को आप मान सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेवल, हाई वाला। तो जनरली हम कहते हैं कि जो हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उससे मैं पॉजिटिव डिनोट करता हूँ, और जो लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है
उससे मैं नेगेटिव से डिनोट करता हूँ। तो एक बाय कन्वेंशन है ये, और इसके बीच में जो चार्जेस है वो फ्लो करेंगे। कैसे फ्लो करेंगे बताऊंगा मैं भी। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को भी हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर। अ पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल मतलब प्लस से, लो पोटेंशियल मतलब माइनस। तो हाई से लो यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज ट्रैवल करता है। एक पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। We have seen earlier that electricity flows due to conduction of negatively charged। तो आपको पता है कि जो करंट है इलेक्ट्रिसिटी वो फ्लो करता है ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू अ पोटेंशियल ऑफ हाई पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करते हैं लो मतलब नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की तरफ। अब एक लाइटनिंग स्ट्राइक का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर। द लाइटनिंग स्ट्राइक इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है वो भी एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है। लोअर लेवल यहाँ पर जो है वो क्लाउड्स में होता है ना। लोअर लेवल या नेगेटिव लेवल क्लाउड्स में होता है और हायर लेवल जीरो पोटेंशियल होता है अर्थ पे। तो ये सपोज कर लो क्लाउड्स है और इस पे जो लो पोटेंशियल है, लो को हम लिख रहे हैं नेगेटिव है। अब ये जो ग्राउंड है इस पर क्या है, हाई है, और हाई को हम पॉजिटिव अब नहीं कह रहे। अब पॉजिटिव भी हाई है लेकिन ग्राउंड पे जो पोटेंशियल होता है अर्थ के ग्राउंड पे वो जीरो होता है। अब इसका क्या मतलब है कि जीरो। अब मुझे बताओ जो न्यूमेरिकल सिस्टम है उसमें बड़ा नंबर कौन सा है, जीरो है कि नेगेटिव है? ऑब्वियसली जीरो है। जब हम कंपेयर करते हैं कि -1 बड़ा है कि जीरो बड़ा है, तो जीरो बड़ा है ना नंबर। We shall study the definition of electric potential in our standards। Obviously 11 12 में आप पे डिस्कस करते हैं ये प्रॉपर डेफिनेशंस, वो तो अलग ही बात है। तो अभी के लिए आपको इतना समझना है कि जो एक लेवल होती है हाई लेवल टू लो लेवल, उससे हम कह रहे हैं कि जिसके बीच में जो चार्जेस है वो फ्लो करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो लेवल होती है। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट टू पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। तो कोई दो पोटेंशियल ले लो, एक हाई पोटेंशियल ले लो पॉजिटिव वाला और एक लो पोटेंशियल नेगेटिव वाला, उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस हम कहते हैं। तो यहाँ पर एक फिगर भी दिया हुआ है। इन फिगर 3.2 कंडक्टर ए को हमने हाई पोटेंशियल पे, जैसे मैंने बताया प्लस पे डिस्कस करते हैं उसे कि प्लस मान लो, लो पोटेंशियल है तो नेगेटिव मान लेते हैं। और इनको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया है, ए और बी को, हाई और लो पोटेंशियल को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया है। कंडक्टिंग वायर वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को, जो करंट को पास ऑन करने देता है, वो अलाउ करता है करंट को कि करंट पास हो सकता है इससे। जैसे कॉपर हो गया, ये कंडक्टिंग वायर का एग्जांपल है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हेन दिस टू आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया हाई टू लो वाला। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे फ्लो करता है। तो बी टू ए ये होगी किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स की। दिस फ्लो विल कंटिन्यू। अब ये कब तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहेगा, हमेशा होगा क्या? नहीं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो पोटेंशियल है जब तक इन दोनों का सेम नहीं हो जाता, ए और बी का जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, तब तक ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्लो करते रहेंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और एक बार जब इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाएगा जीरो। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो नहीं करेगा। सो ओनली देन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स। This flow will continue until the two conductors A and B have the same potential, that is until their potential difference becomes zero। तब जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा। Work has to be done against the electric field to take a positive charge from a point of low potential to a point of high potential। तो ऑब्वियसली हमें जो वर्क है
कष्ट है वो लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, जब एक पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव पे लेके आएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। अब पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ आ गया कि जो हाई और लो के बीच में जो डिफरेंस होगा, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है? अगर आपने एक सेल देखा होगा ऐसे करके, सिलेंड्रिकल सेल होता है, बैटरी जिसे हम कहते हैं, तो ये 5 वोल्ट की होती है, 9 वोल्ट की होती है, जैसे जैसे हम देखते हैं मार्केट में वैसे होती है। एक तरफ इसके ना पॉजिटिव होता है और एक तरफ होता है नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव है ये हमें बताते हैं कि ये हाई पोटेंशियल है, और नेगेटिव हमें बताते हैं कि ये लो पोटेंशियल है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो डिफरेंस आता है, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस आता है उसे हम कहते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का। और जब हम इस सेल को सर्किट में कनेक्ट करते हैं, सर्किट क्या होता है आगे इसी हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आपको इतना समझना है कि जब हम इस सेल को सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो ये जो सेल है ये इतने का ही पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में क्रिएट कर देता है। कैसे करता है हम आगे डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन अभी आपको ये समझना है कि ये जो सेल है ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा। अब आप कहोगे कि कैसे क्रिएट करेगा, थोड़ा हम लर्न करते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, द डिफरेंस इन द पोटेंशियल बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। मैंने कहा ना, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस सेल का। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है कॉज बाय केमिकल रिएक्शन। तो इस सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। The potential difference sets electron in motion and result in flow of electricity to a conducting wire. Conducting wire का मतलब आपको समझ गया कि वो करंट को अलाउ करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करेगा जाने के लिए, पास ऑन होने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। सो कंडक्टिंग वायर में से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा जब हम सेल को कनेक्ट करेंगे और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ना तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स कहीं ना कहीं लगता है, तो वो मजबूर कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को कि एक डायरेक्शन में ट्रैवल करना है, मोशन करना पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है, the amount of work done to carry a unit positive charge from point A to point B is called the electric potential difference between the two points। तो जैसे कि पॉइंट A था आपका पॉजिटिव एंड पॉइंट B था नेगेटिव, तो इनके बीच में जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाएंगे तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा पॉइंट ए टू पॉइंट बी ले जाने के लिए उससे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि जो वर्क डन है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्यू को हम लेके जाते हैं और इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेल्टा वी हम कह देते हैं। ठीक है, अब यहीं से इसका फॉर्मूला आ गया कि जो वी है वो वी क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। जो V क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है पॉइंट A और B का। इससे हम डिवाइड करते हैं Q से। ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसी को हम ना V से डिनोट कर रहे हैं। जितना वर्क डन हुआ है, क्योंकि हम एक यूनिट पॉजिटिव को A से B लेके जाएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा कुछ, और जो जितना चार्ज लेके जा रहे हैं उससे डिवाइड कर लो, तो ये आता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप। और इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट। तो हम लिख सकते हैं कि जो 1 वोल्ट है वो कितना होता है, 1 जूल। वर्क की यूनिट होती है जूल, तो 1 जूल डिवाइड बाय 1 कूलम। चार्ज की यूनिट है कूलम, तो 1 जूल डिवाइड बाय 1 कूलम विच इज इक्वल टू 1 वोल्ट। और एसआई यूनिट में जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पिक्चर किया हुआ है, समझाता हूँ आपको। कि जैसे यहाँ पर एक सिंगल एटम है, आपको पता है ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन से कंसेप्ट होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अगर नहीं पता तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, सोडियम एटम। सोडियम, आपने एटम सुना है, सोडियम एटम। उसकी जो एटॉमिक नंबर होती है 11 होती है, और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 हम लिखते हैं K L M ऐसे करके।
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकेंड शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और थर्ड शेल है ना इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियस यहाँ पर होता है। न्यूक्लियस से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये बहुत दूर है, तो न्यूक्लियस कम फोर्स लगाएगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा दूर है तो कम फोर्स लगाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मस्ती मारते हैं अपना, कि घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स अपने। तो एक एटम से दूसरे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वीकली अटैच आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, एकदम लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वीकली अटैच होते, ज्यादा दूर होते तो फोर्स कम लगता है इनके पर। तो ये क्या करते हैं कि एक एटम से दूसरे एटम पे, दूसरे से तीसरे, ये ट्रैवल करते रहते हैं एक एटम से दूसरे पे। ये वाला देखो, ये वाला डायग्राम, कि एक एटम से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे ये करते ही जा रहे हैं ट्रैवल, है ना। एक रैंडम मोशन है, फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, एक एटम से दूसरे पे कहीं भी जा रहे हैं, कुछ फिक्स डायरेक्शन नहीं है, रैंडम मोशन हो रहा है। रैंडम मोशन मतलब कहीं पे जा रहे हैं। एक इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट का यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है। तो जो इटालियन साइंटिस्ट है अलेक्जेंड्रो वोल्टा, इन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल कंस्ट्रक्ट किया था, और क्योंकि इनका सरनेम वोल्टा है, इनके ऑनर में हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है उसको वोल्ट रखा हुआ है। तो ये इनका वोल्टास का सिंपल इलेक्ट्रिक सेल है, ये वाला डायग्राम। अब डू यू नो में एक कंसेप्ट दिया हुआ है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम स्मॉल यूनिट में भी बता सकते हैं। 1 मिली वोल्ट, अब 1 मिली वोल्ट कितना होगा, 0.001 वोल्ट, कितना कम है ये। 1 माइक्रोवोल्ट, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर, इसको कैसे कहते हैं, 10 टू द पावर 6 वोल्ट। इसको जब हम लिखते हैं तो ये आता है 0.00001 वोल्ट। तो इतना कौन जीरो लिखेगा, इसलिए हम कहते हैं कि ये 10 टू द पावर -6 है। लार्ज यूनिट में भी हम कहते हैं इसको कि 1 किलो वोल्ट, किलो का मतलब है 1000, और 1000 को हम लिखते हैं 1 के बाद 3 जीरो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, ठीक है। और मेगावोल्ट में भी हम कह सकते हैं इसको कि 10 टू द पावर 6, मतलब एक के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो, है ना। तो ये लार्ज यूनिट होती है वोल्ट की, और ये स्मॉल यूनिट होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कुछ डेफिनेशन दी हुई है, जरा इसको डिस्कस कर दें। एवरी एटम ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर हैज वन और मोस्ट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो वीकली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से। तो आप कोई भी मेटल कंसिडर कर लो, उसमें जो उसके एटम्स होंगे, और जो उसका जो एटम में आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें एक तो इलेक्ट्रॉन होगा ना, कम से कम एक होता ही है इलेक्ट्रॉन, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो वीकली बाउंड होंगे। वीकली बाउंड का मतलब है कि वो जो न्यूक्लियस उस पर कम फोर्स लगा रहा है, इतना ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहा, तो वो खुलेआम घूम सकते हैं, फ्रीली वो मूव कर रहे हैं। इनको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैंने अभी डायग्राम में एक्सप्लेन किया आपको कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। These electrons can easily move from one part of a conductor to the other parts. The negative charge of the electron also get transferred as a result of this motion. The free electrons in a conductor are carriers of negative charge. तो obviously जो electrons है उस पर negative charge होता है, और जब electron एक जगह से दूसरे जगह travel करता है तो हम कहते हैं कि जो negative charge है वो भी travel कर रहा है, क्योंकि जो negative charge है वो electron पर ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक है करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर। अब हम क्या करते हैं ना कि सेल कनेक्ट कर देते हैं। एक बार जब हम सेल कनेक्ट कर देंगे, बिफोर सेल, अगर अभी तक एक कंडक्टर है, सपोज कर लो, जो हमने कंडक्टिंग वायर का एग्जांपल लिया था, एक कंडक्टिंग वायर है, अब तक उससे सेल कनेक्ट नहीं किया हुआ, मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, और जो एटम्स हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो ये वाला डायग्राम देखना, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर, ये मेटालिक वायर है जिसे हम कंडक्टिंग वायर कहते हैं, वही है। इलेक्ट्रॉन से क्या जा रहा है, यहाँ यहाँ कहीं भी जा रहा है, फ्रीली कुछ भी मूविंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, रैंडम मोशन है इलेक्ट्रॉन का। लेकिन जब इसको एक सेल से कनेक्ट कर दे, देखो ये इलेक्ट्रिक सेल है, जो पोटेंशियल डिफरेंस, एक ये पॉजिटिव हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, इसने पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के
पे क्रिएट कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस। और एक बार अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना, इलेक्ट्रॉन की एक जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक डायरेक्शनल फ्लो होगा। डायरेक्शनल फ्लो मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। ये कौन सी डायरेक्शन है पता है ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे। तो दिस इज द लो पोटेंशियल माइनस एंड दिस इज द हाई पोटेंशियल प्लस। तो नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है। तो डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ है, नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन जो हम कहते हैं कि जो करंट जा रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। ध्यान में रखना ये बात, मैं वापस से एक्सप्लेन करूंगा इस पॉइंट पे, तब ये पैराग्राफ देखते हैं तब तक। करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर as shown in the figure 3.4a, if a conducting wire is not connected, जो वायर है उस कनेक्ट नहीं किया हुआ, किससे कनेक्ट नहीं किया, सेल से कनेक्ट नहीं किया हुआ अब तक, ठीक है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन से मूव कर रहे हैं रैंडमली, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इन द स्पेस बिटवीन द एटम्स। जैसे कि वो डायग्राम में था कि एक एटम से दूसरा एटम पे जम एंड तीसरे से चौथे पे जम करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स एटम टू एटम। व्हेन वी कनेक्ट द एंड्स ऑफ अ वायर, जो दो एंड्स होते हैं ना वायर के, जैसे कि एक ये वायर है तो इसका ये दो एंड है ना, ये फर्स्ट एंड है ये सेकंड एंड है, तो इनको सेल से कनेक्ट कर देते हैं, एक को हाई पोटेंशियल से एक को लो पोटेंशियल से, मतलब एक को पॉजिटिव से और एक को नेगेटिव से बैटरी के। So when we connect the ends of the wire toward two terminals of the cell, क्योंकि सेल के दो टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाता है। मैंने कहा ना कि एक फोर्स होती है जो इलेक्ट्रॉन पे एक्ट होती है। Being negatively charged, they start moving from negative low potential to positive high potential terminal of the cell as shown in the figure. जब फोर्स लगता है तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे ये जाते हैं। तो ये ड्यू टू फ्लो ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन करंट स्टार्ट टू फ्लो इन द वायर। तो एक बार जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट एक डायरेक्शनल फ्लो की स्टार्ट हो गई तो करंट आएगा। अब यहाँ पर आपका डाउट हो सकता है कि ये वाले कंडीशन में इसमें करंट क्यों नहीं आया, इसमें करंट क्यों नहीं आया, क्योंकि डायरेक्शनल फ्लो नहीं था, रैंडम मोशन था। रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कभी भी करंट नहीं आ सकता, एक डायरेक्शनल फ्लो चाहिए होती है करंट आने के लिए। तो डायरेक्शनल फ्लो यहाँ पर है। अगर डायरेक्शनल फ्लो होगी करंट की तो ही इलेक्ट्रॉन्स की, तो ही करंट डेवलप होगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। ड्यू टू फ्लो ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन करंट स्टार्ट टू फ्लो, क्योंकि जो एक डायरेक्शनल फ्लो हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, करंट डेवलप हो गया और वो वायर में फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। दिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इरेगुलर बट देयर इज डेफिनाइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना, इनके पास नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब है जीरो नहीं है, कुछ वेलोसिटी होगी तभी ये ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ एवरेज वेलोसिटी है तभी इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये दिया भी हुआ है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस टू द टू एंड्स ऑफ द वायर। 3.4 फिगर, मोशन ऑफ रे इलेक्ट्रॉन्स। सो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या होता है अब, कि जैसे हमने अब तक बात कर ली कि जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से करंट डेवलप होता है, ठीक है। तो ये है क्या करंट, एन इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू कंडक्टर। तो कंडक्टिंग वायर से जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे तो करंट डेवलप हुआ था। और करंट मतलब क्या है इसका, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम करंट कह रहे हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिवली करंट आई, क्वांटिटेटिवली का मतलब ये होता है कि मैथमेटिकली जो टर्म्स है उसके रिगार्डिंग हम सिर्फ डेफिनेशंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ थ्योरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम मैथमेटिक्स में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जो करंट आई है उसको आई से डिनोट करते हैं, करंट को आई से डिनोट करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं कि चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। मतलब क्या हुआ कि टी टाइम में, टाइम टी में कितना चार्ज पास किया, चार्ज पास किया क्यू, कुछ चार्ज पास किया क्यू, ठीक है। अगर मैं सिंपल आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं कहता हूं कि 10 मिनट में, चलो 10 सेकंड लेते हैं, 10 सेकंड में 100 कूलम पास किया है। 100 कूलम क्या है, चार्ज है। 10 सेकंड क्या है, टाइम है। तो करंट अगर मुझे निकालना है कितना है, यहाँ पर कितना करंट है, तो मैं कहूंगा कि जो चार्ज है वो कितना है, 100 है कूलम। और जो टाइम है, कितने टाइम में हुआ है, 10 सेकंड में।
तो मैं इसे, ये डिवाइड हो जाएगा तो 10 एम्पियर ये आ जाएगा करंट। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला है I विच इज इक्वल टू Q बाई टी। ये Q क्या है? चार्ज है, फ्लो कर रहा है थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम t। तो कुछ टाइम t में Q पास करेगा चार्ज, तो करंट हम कहेंगे Q बाई टी, Q डिवाइड बाई टी। अब यहाँ पर ब्लू बॉक्स में क्या दिया हुआ है? इवन दो इलेक्ट्रॉन्स मूव, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल पे ट्रैवल करता है, और इसका अपोजिट हम जो कहते हैं कि जो पॉजिटिव से नेगेटिव है। मैं एक बार लिख देता हूं अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जो करंट का फ्लो है, अगर हम कहते हैं करंट की डायरेक्शन क्या है बताओ, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, तो करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। ये ध्यान में रखना, हम कन्वेंशनली इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, इस पे कोई डिबेट नहीं होती, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो एसआई यूनिट है चार्ज की, एसआई यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो कूलम है चार्ज की, करंट की यूनिट एम्पियर है, और जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलम। बहुत छोटा चार्ज है ये, ठीक है। अगर मैं जीरो में लिखना चाहूँ तो 0.00000 तब जाके आएगा, इतना छोटा है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन कितना ही छोटा होता है, तो उस पे चार्ज भी बहुत छोटा ही होता है। एम्पेयर की डेफिनेशन क्या होगी? 1 एम्पियर करंट इज सेड टू फ्लो इन अ कंडक्टर इफ 1 कूलम चार्ज पास थ्रू एवरी सेकेंड। मतलब क्या हुआ, 1 एम्पियर इज इक्वल टू, अगर 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है एक सेकेंड में, अगर एक सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है तो हम कहेंगे 1 एम्पियर का करंट आ गया, ठीक है। तो एम्पियर क्या है? यूनिट ऑफ करंट। डू यू नो में यहाँ पर हम स्मॉल वैल्यूज में करंट को डिनोट कर सकते हैं, जैसे वहां पे मिली वोल्ट था तो मिली एम्पियर भी होता है। 10 टू द पावर, मैंने आपको बताया कि इसको कैसे कहना है, 10 टू द पावर -3 एम्पियर। तो जिस इसको अगर हम टर्म्स में लिखे जनरलाइज टर्म में तो 0.001, बहुत छोटा है। इससे भी छोटा क्या होगा? माइक्रो एम्पियर, 10 टू द पावर -6 एम्पियर, 0.00001 एम्पियर। तो ये तो बहुत छोटा चार्ज हो गया, सॉरी जो करंट हो गया, है ना। द फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट एम्पियर कंडक्टेड अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। जो एम्पियर है, यहाँ पर एम्पियर कौन है? साइंटिस्ट है, फ्रेंच मैथमेटिशियन है और साइंटिस्ट है, एम्पियर इनका नाम है। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे इलेक्ट्रिसिटी पर। आज इन्हीं की वजह से हम जानते हैं कि जो करंट फ्लो करता है कंडक्टर पे, तो थैंक्स टू हिम, उनकी वजह से ये काम किया उन्होंने, और आज हम जानते हैं करंट क्या होता है। तो जो एम्पियर इनका नाम है, तो इनके नाम पर ही हमने क्या किया, इनकी जो करंट की यूनिट है वो हमने कह दिया कि चलो इनके नाम पे ही कर देते हैं, एम्पियर है ना। यहाँ पर देखो एक न्यूमेरिकल आ गया, क्वेश्चन देखते हैं जरा, मैं जूम कर दूं। एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल है कि अ करंट ऑफ 0.4, करंट कितना है? 0.4 एम्पियर है। तो आई हमें 0.4 एम्पियर दिया हुआ है, कंडक्टर से पास कर रहा है 5 मिनट्स के लिए, तो टाइम 5 मिनट्स है। 1 मिनट कितना होता है? 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 मिनट आ जाएगा। तो 60 इंटू 5 करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 300 सेकेंड्स, ठीक है। सेकेंड्स में करना जरूरी है, मिनट नहीं यूज कर सकते। मिनट में दिया हुआ है, सेकेंड्स में कन्वर्ट करो। हाउ मच चार्ज वुड हैव पास थ्रू द कंडक्टर? तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला तो ये है कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू को ऐसे ही रखो, टाइम को यहाँ पर लेकर मल्टीप्लाई कर दो, I इंटू टी। क्यू इज इक्वल टू I इंटू टी, ठीक है। 0.4 को हम 4/10 लिख सकते हैं, और 300 सेकेंड्स जो है, 0 से 0 कोड हो जाएगा, 4 30 120 कूलम। तो क्यू आ गया 120 कूलम, एंड वी कैन से
charge passing through the conductor is 120 coulomb. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेसिस्टेंस और ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ क्या है, ये ओम्स लॉ कहाँ से आ गया? पहले ये समझो कि जो कंडक्टर था, ये हम मान लेते हैं कि जो वायर है, ये वायर है और इसके दोनों एंड पे हमने पॉजिटिव नेगेटिव का पोटेंशियल लगा दिया, मतलब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे। हाँ, और ये पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा जिसे हम करंट कह रहे थे, तो आई भी डेवलप हो गया, अभी हमने डिस्कस कर लिया। क्या कोई रिलेशन है V और I का? कुछ रिलेशन है क्या? ये रिलेशन ही ओम्स लॉ है। द रिलेशन बिटवीन करंट फ्लोइंग through wire I and the potential difference across its two ends V can be obtained from the law that is given by, किसने दिया था? ये जर्मन साइंटिस्ट थे, जॉर्ज सिमोन ओम। तो जॉर्ज सिमोन ओम ने ये लॉ दिया था जिसे हम कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? रिलेशन है किसके बीच में? पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच में। इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, फिजिकल स्टेट क्या है यहाँ पर, मतलब क्या है इसका? फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर, जो यहाँ पर कंडक्टर का मतलब आपको समझ आ रहा है, बार बार वर्ड यूज हो रहा है कंडक्टर। कंडक्टर जो वायर है ना, जो कॉपर की वायर है, फॉर एग्जांपल ले लो कि कॉपर की वायर है, कोई मेटालिक वायर है, उसी को कह रहे हैं कंडक्टर है वो, ठीक है। तो जो कंडक्टर का मतलब समझ आ गया ना, जो कंडक्टिंग वायर है, कॉपर की वायर हो सकती है वो। जो फिजिकल स्टेट है कंडक्टर का मतलब जो उसकी वायर की लेंथ है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है। जो एरिया है उसको चेंज नहीं करना, कुछ एरिया, लेंथ और टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर, ये सब चेंज नहीं करना, ठीक है। ये होता है फिजिकल स्टेट। तो अगर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं हो रहा, लेंथ चेंज नहीं हो रहा, एरिया चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। और मटेरियल इट इज मेड ऑफ, जैसे कॉपर है, तो कॉपर है तो वो चेंज थोड़ी हो रहा है, कॉपर का कुछ भी गोल्ड थोड़ी बन रहा है, कॉपर ही है ना वो। तो ये सब अगर कांस्टेंट रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है, तो क्या व्हाट हैपेंस इफ इट डजंट चेंज? कांस्टेंट रहेगा। तो जो करंट है फ्लोइंग थ्रू द वायर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू वंस। तो जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी के। यहाँ पर देखो, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, ठीक है। जब हम ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं ना, तो एक के लिखते हैं, जो के होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मतलब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया, उसके जगह के कुछ लिख दो, के डिनोट करता है कुछ कांस्टेंट है। इसको यहाँ पे आई में डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर, तो आई बाई के हो जाएगा। और ये वाला जो टर्म है 1/k, इसको हम कह रहे हैं आर, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। मैं वापस एक्सप्लेन कर दूं कि आई इज इक्वल टू के वी था, इसको नीचे लेके गए तो v कितना आ गया? आई बाई के आ गया, और 1/k को हम कह रहे हैं r, तो v विच इज इक्वल टू आई आर हो गया। ये होता है ओम्स लॉ, v विच इज इक्वल टू आई आर, v विच इज इक्वल टू आई आर, इसे हम कहते हैं ओम्स लॉ। तो रेसिस्टेंस का भी हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं v बाई आई। अब हम ऐसा यूनिट भी ऑब्टेन कर सकते हैं कि ओम्स, इसकी यूनिट, ऐसा यूनिट ओम्स। पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं वोल्ट में, और जो करंट है उसे हम एम्पियर में लिखते हैं। जैसे कि यूनिट पता है आपको कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी यूनिट वोल्ट है, करंट की यूनिट एम्पियर है, पता है। तो जो यूनिट हो जाएगा रेसिस्टेंस का वो ओम है, इंडिकेटेड बाय द, जो सिंबल होता है वो ये होता है। तो 1 ओम कितना हो गया? 1 वोल्ट डिवाइड बाय 1 एम्पियर। क्यों? क्योंकि जो रेसिस्टेंस है उसका फॉर्मूला है V बाय आई, ये उसका फॉर्मूला है। तो जो 1 ओम है वो 1 वोल्ट है डिवाइड बाय 1 एम्पियर। डेफिनेशन देखते हैं क्या है 1 ओम की। तो यहाँ पर 1 ओम की डेफिनेशन लिखी हुई है, रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। तो अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है और एक
एम्पियर का करंट पास हो रहा है, तो जो रेसिस्टेंस होगा कंडक्टर का वो 1 ओम होगा। अब रेसिस्टेंस ये टर्म कहाँ से आ गया, नहीं ये नया चीज कहाँ से आ गया, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इसमें, आगे डिस्कस करते हैं। रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो जैसे कि हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा था जहाँ पे रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ शोन इन द फिगर 3.4 देयर आर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में, आपने देखा दे आर कॉन्स्टेंटली इन अ रैंडम मोशन, तो वो रैंडम मोशन में होते हैं। When a potential difference is applied between the two ends of the conductor, these electrons start moving from end of lower potential to a end of higher potential। तो मैंने बताया था आपको कि जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते हैं तब तक जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक रैंडम मोशन में होते हैं, लेकिन जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव टर्मिनल से जो यानी कि जो लोअर पोटेंशियल है हायर पोटेंशियल पे जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेवल करता है, यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो डायरेक्शनल मोशन है ना इलेक्ट्रॉन्स की नेगेटिव से पॉजिटिव, ये करता है कॉज किसका, फ्लो ऑफ करंट। तो करंट फ्लो होता है, जैसे हमने डिस्कस किया था करंट के बारे में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक मतलब टकराते हैं एटम से और आयन से जो लाई करते हैं इनके पाथ में। क्या मतलब है इसका, जैसे कि सपोज कर लो एक इलेक्ट्रॉन है, ये जा रहा है ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पर एक एटम आ गया, तो एटम इससे टकरा जाएगा। कोई आयन आ गया, ठीक है, कोई आयन आ गया, ये इससे टकरा जाएगा। तो ये जो कोलिजन होगा, कोलिजन मतलब ये जो टकराव होता है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है, मतलब रुकावटें देता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को। अगर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में रुकावटें आएंगी तो करंट कम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये रुकावट या हिंड्रेंस को ही हम रेसिस्टेंस कहते हैं कंडक्टर का। समझ आई बात कि रेसिस्टेंस एक्चुअल में है क्या। अब रेसिस्टिविटी डिस्कस करने से पहले यहाँ पर एक साइंटिस्ट है, यहाँ पर जर्मन फिजिसिस्ट है जॉर्ज सिमन ओम। इन्होंने एस्टैब्लिश किया था लॉ फॉर मेजरिंग द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो इनकी ऑनर में यूनिट का जो नाम है वो ओम है। रेसिस्टिविटी डिस्कस करते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर फिक्स सपोज कर लो, द रेसिस्टेंस यानी कि जो कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए पर, और वो मटेरियल किसका बना हुआ है। तो थोड़ा डिस्कस करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या आता है। इफ अ रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज आर, सपोज कर लो कि कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब समझ आ गया ना कि जो कंडक्टिंग वायर्स है वही कंडक्टर है। अगर उसकी रेसिस्टेंस आर है तो जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ पे, मतलब अगर लेंथ इंक्रीज होती है कंडक्टर की तो जो रेसिस्टेंस है कंडक्टर का वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और जो रेसिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया पे, मतलब अगर एरिया इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी के जगह ये के डालते हैं, और के की वैल्यू क्या है, के विच इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसे हम कहते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। रेसिस्टिविटी जो है ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होगा। तो कॉपर के लिए अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बॉक्स में, रेसिस्टिविटी ऑफ सम मटेरियल्स, कॉपर की कुछ दी हुई है, नाइक्रोम का दिया हुआ है, डायमंड का कुछ दिया हुआ है। तो ये अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग रेसिस्टिविटी है, इसका ही मतलब होता है स्पेसिफिक होना। तो रेसिस्टिविटी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है ऑफ अ मटेरियल, एंड डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेसिस्टिविटी। यही मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि डिफरेंट मटेरियल्स होगा तो रेसिस्टिविटी भी डिफरेंट होगी। यहाँ पर एक थिंक अबाउट इट का बॉक्स है कि हाउ विल यू प्रूव दैट यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। तो जो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है वो R विच इज इक्वल टू रो L बाय A है। रेसिस्टिविटी अगर हम लिखते हैं यहाँ पर तो R A बाय L आता है, और R क्या होता है, ओम होता है। एरिया का जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है, डिवाइड बाय मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा,
तो ओम मीटर यहाँ पर प्रूव हो गया कि जो रेसिस्टिविटी की यूनिट है वो ओम मीटर ही है, ये हमने प्रूव कर दिया।